a cricketer turned poet. तो लिटरली मेरे साथ और भी मेरे कोलीग जो यहाँ हैं वो मौजूद थे। दरअसल जामी जो है वो फिरंगी महल से शुरू हुआ और उन्हीं के नाम पर वो और मुल्ला कुतुबुद्दीन दो बुजुर्ग थे जिन्होंने उसका आगाज़ किया। 12वां खिलाड़ी जिससे कि एकदम लोगों ने देखा कि नौजवान ने क्या बात कह दी है। दोस्त के सामने आप वल्नरेबल हो जाएं तो फिर वो दोस्त नहीं होता। और मैं आपके सामने इतने लोगों को गवाह बना गाजी साहब के लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। किसी की सिफारिश मुझसे की मैंने वो ख़त मैं इसलिए उसमें एक रुबाई दो रुबाइयाँ उन्होंने शहीद भाई मेरे नाम लिखी। मुखड़ों से पटी राज दुलारी गलियाँ, वाह। मुखड़ों से पटी राज दुलारी गलियाँ, चौथी की दुल्हन की तरह प्यारी गलियाँ, दिल की नगरी से आह भरती गुजरी, कल रात को लखनऊ की सारी गलियाँ। और उसके नीचे लिखा कि उसी लखनऊ में मेरे उस्ताद रहते थे अजीज़ लखनवी, ये उनके साहबजादे हैं, इनका कोई काम आपसे आन पड़ा है। तो लखनऊ एक बिल्कुल और तरह का शहर था। और अब जो हम गए हैं तो फैज़ साहब के एक तकरीब के सिलसिले में हम वहाँ गए तो भाई आलम ये था कि पूरे शहर में उर्दू का कोई गोया अमल दखल नहीं था। हमारी बहनें मेरी जो और मेरे जो भाई हैं वहाँ रहते, वो उर्दू नहीं लिख सकते, वो मुझे हिंदी में ख़त लिखते। कुरतुलैन हैदर ने लखनऊ की एक शायरा थी, दाराब बानो वफ़ा उनका नाम था, उनका एक शेर अपने एक इंटरव्यू में नकल किया तो बस वो लखनऊ की आखिरी शक्ल है। एक दिन तारीख़ के औराक़ में खो जाऊंगी, एक दिन तारीख़ के औराक़ में खो जाऊंगी, रफ्ता रफ्ता मैं भी अपना लखनऊ हो जाऊंगी। वाह वाह, क्या बात। एक बात आरिफ साहब के बारे में ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी कि शुरू में इनके लिए एक बहस छिड़ गई थी जिस ज़माने में नए नए ये टेलीविज़न पे थे, आया ये अहले सुन्नत हैं या अहले तशी हैं? हाँ, क्योंकि ये जब अहले सुन्नत के साथ बैठते इनसे ज़्यादा हनफी सुन्नी कोई नहीं, क्योंकि इतना इल्म इतनी मालूमात का ज़ख़ीरा। और जब अहले तशी के साथ बैठते थे तो फिर क्या बात थी इनकी। तो बहुत इनका इल्म दोनों चारों हर फ़िक़े के बारे में इतना ज़्यादा है कि आप इनके साथ बैठें तो आपको हैरत होगी कि है क्या चीज़, ये क्या है, ये समझ में नहीं आता। इस गुफ्तगू के बाद ये बात होनी चाहिए कि इन्होंने करबला का इस्तियारा किस तरह अपनी शायरी में मैं इसी तरफ आ रहा था असल में। ये जो जिस तरह लखनऊ की तकसीम का इन्होंने जिक्र किया था और ये भी कहा कि जो कम्युनिस्ट होते थे या लिबरल होते थे वो शिया होते थे। तो मुझे लगता है कि वो जो लखनऊ की आखिरी यादें थीं वो कहीं ना कहीं इनकी शायरी में भी, मैं महताब से शुरू करूँगा थोड़ा सा अगर इस पर रोशनी डालें कि वो शायरी में कहीं, इफ्तिखार साहब बहुत ज़्यादा मानते नहीं है इस बात को, लेकिन ये चीज़ उनकी शायरी में बहरहाल नज़र आती है। ये बहुत नज़र आती हैं और आने भी चाहिए तमाम चीज़ें, क्योंकि जहाँ से आपका ख़मीर उठता है तो वो तो बोलता है और उसमें फिर किसी चीज़ की कोई कमी रहती नहीं है। लेकिन मैं जिस तरह की बात करूँगी इफ्तिखार आरिफ साहब के लिए, वो आप ये समझें कि जो लखनऊ से तशरीफ़ लाएँ और उर्दू की जहाँ गुफ्तगू हो वहाँ पर मेरी एंट्री कैसे हो गई। ठीक, मैं लाड़काना, नौदेरो, सिंधी, और मैं आज अचानक आ गई हूँ टेलीविज़न पे। और मज़े की बात ये कि पहला प्रोग्राम भी मैंने उर्दू में किया जी। इस हफ्ते बच्चों का प्रोग्राम था। अभी आप आएँ तो कॉरिडोर्स खाली, कमरे खाली, पीटीवी वो है नहीं जो पीटीवी होता था, एक अपना एक कल्चर था। और आरिफ साहब का कमरा आमाज कहा होती थी। आप गए, कौन कौन वहाँ नज़र नहीं आता। हम पहुँचे, मुमताज़ मिर्ज़ा वहाँ मौजूद हैं, अब्दुल करीम बलोच वहाँ मौजूद हैं। मतलब इस तरह से तो एक संगम था वहाँ लोगों का, जिसमें न ज़बान की कोई तशख़ीस थी कि ये सिंधी है, ये महाजर है, ये लखनऊ का है, ये भोपाल की है, अंदर से कुछ और है। मैं आप यकीन कीजिए महताब, मैं मेरे आप इधर पूछें, आप उधर पूछें, मेरे जहन में आपके लिए यही सवाल था। अच्छा, मैं थोड़ा महताब के बारे में
नहीं, हमने तो आते हुए उनसे पूछा था कि भाई इस बात का जिक्र उन्होंने शुरू में ही किया था कि सवाल वो रिपीट दोस्त कर हैं लें। कि जो पर्दादारी रखेंगे। हमने तो आते पूरा आते एतबार है हुए आप लोगों के हमने ऊपर। आते हुए उनसे पूछा था कि भाई जो सच बोलना है कि झूठ बोलना है। इसके अलावा मैं और अकबर राशिदी साहब हम जा रहे हैं लंदन, कोई 1.5 साल शादी के 1.5 साल के बाद ये वहाँ थे उर्दू मरकज़ में। हम जाके ठहरे किसी होटल में और हमने फ़ोन किया, आरिफ साहब हम यहाँ आए हैं। अच्छा तो कहाँ हो? इधर हैं। पहले आए तो पहले तो हमारा सामान उठवाया होटल से कि यहाँ क्यों आए, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग। तो ये मोहब्बतें और ये जो आपके जो ताल्लुकात हैं वो शख्स कर सकता है जिसके पास ये रिवायतें मौजूद हैं, जो उनका एहतराम करना जानते हो, जो उनको मोहब्बतों से याद रखना जानते हो। सब लोग मुझे महताब कहते हैं, ये मुझे बदर बुलाते हैं। और ये बदर सिर्फ 2 शख्स दुनिया में, अल्लाह मेरे अब्बा को जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरा नाम बदर लिखा था ऑफिशियली। एक वो मुझे बदर बुलाते थे और ये बदर अब तक बुलाते हैं। वाह वाह। और जो किताब अपनी भेजते हैं ना तो उस पर लिखने के कि अकबर के लिए बदर और अकबर के लिए। अच्छा, मैं यहाँ एक छोटी सी बात कोट करूँगी जो बहुत बड़ी है। परवीन शाकिर, हम एक समझ लें ट्रायंगल थे, मैं परवीन मेहताब, और उनसे हमारा एक बहुत ही प्यार की मोहब्बत का दोस्ती का रिश्ता था। और इनकी तो हम असर शायरा थी और बहुत ही प्यार का रिश्ता। उनका जब इंतकाल हुआ वो एक बहुत बड़ा सानहा और हादसा था, लेकिन उस वक्त उसका बेटा छोटा सा था। और आरिफ साहब किस्सा सुनाते हैं तो पता चलता है, वहाँ उस वक्त पूछा उन्होंने कि भाई कोई महरम उनके लिए लहद में उतारना है। तो उस वक्त आरिफ साहब ने कहा कि वो मुझे भाई कहते थे तो मैं महरम हूँ। बड़ी बात। इन्होंने उसे लहद में, तो ये रिश्ते निभाने वाली बात जो मेहताब ने कही है, ये अब हमारे मुआशरे से तो उठती जा रही है और अजीब सी लगने लगी है। थोड़ा सा आपकी बात ज़रा मुखल लूँगा। जब मैंने इफ्तिखार साहब को ये बुरी खबर सुनाई कि मुझे टेलीविज़न की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मेज़बानी करनी पड़ेगी थोड़ी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा, लेकिन मैंने अपनी परेशानी का थोड़ा इजहार किया तो कहने लगे कि अरे भाई बात सुने, ये जो 2 लड़कियां आ रही हैं ना, लिटरली इफ्तिखार साहब सामने बैठे हैं और इस वाक़े को चंद दिन नहीं चंद घंटे गुजरे, कहते जो 2 लड़कियां आप बुला रहे हैं जिनको, मेरा ख्याल है अब मैं पॉज दे रहा हूँ, वो लफ्ज़ नहीं बोलूँगा मैं, कहते काफ़ी है ये, आप ये फिक्र ना करें। तो फिर जब गुफ्तगू में इन्होंने एक जर्मन लड़की का जिक्र किया तो फिर मैं समझ गया। अच्छा, अभी अब माताब राशिदी के बारे में बस मैं ये एक बात कहना चाह रहा था कि ज़ाहिर है मैं भी अब कोई कम उम्र तो नहीं हूँ, तो मैंने भी बहुत सी चीज़ें 70s में मेरा ख्याल देखनी शुरू कर दी थी। तो इनकी जो डाइवर्सिटी है लोगों के सिलेक्शन के बारे में इंटरव्यू के लिए, मिसाल के तौर पे अज़रा बैठी हुई है यहाँ पे, एक तरफ ये उमर शरीफ का इंटरव्यू कर रही हैं कॉमेडियन, और दूसरी तरफ ज़िया मोहिउद्दीन साहब। ये कंट्रास्ट जो है ये कमाल कंट्रास्ट था। बस वो बार बार मैं पीछे चला जाता हूँ। थोड़ा सा मैं इनकी शायरी के हवाले से जो महताब से बात शुरू की थी कि वो असर है वो हुसैनियत और मौलाइयत, इसके ऊपर अगर कुछ रोशनी डालना चाहें। नहीं वो तो मैंने सवाल किया था ना, और मैंने कहा था कि वो उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। करबला को क्या इस्तिआरा इन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया है। और उसके साथ साथ एक और भी बात है फैज़ की शायरी के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि हम देख सकते हैं कि फैज़ की शायरी में पाकिस्तान की तारीख़ भी है, किस वक्त किस लम्हे कौन सी हादसा हुआ, कौन सा वाक़या हुआ और उसका रद्द-ए-अमल की शायरी में कैसा है। ऐसी सूरत इफ्तिखार आरिफ की शायरी में भी है। सही। और उसको उन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर अगर मैं पूछूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एग्जीक्यूशन पे कुछ लिखा था? जी, मैं जब भी मुझ पर कोई वक्त पड़ा, मुल्क पर कोई वक्त पड़ा, मैंने लिखा ज़रूर, अच्छा लिखा बुरा लिखा, वो एक बिल्कुल जुदागाना बात। मुझे जैसे जिसकी तरफ गाज़ी भाई ने इशारा किया कि करबला जो है मेरे नज़दीक एक वाक़या तो है ही, यानी इसमें तो तारीख़ का,
मगर एक इस्तिआरा भी है जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम का। कौन से ऐसे हालात होते हैं जब करबला जैसे रवैये का इजहार ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने ये देखा कि जब दूसरे लोग जो हैं वो फ़र्ज़ कीजिए कैस को और फरहाद को और इनको, फैज़ साहब ने मेरे बारे में जो करम फरमाया उसमें ये लिखा हुआ है कि इफ्तिखार ने ये इसके यहाँ इकबाल की रवायत में ये इसने कोई छोटी सी कंट्रीब्यूशन की। तो मुझे तो कोई, जब मैंने, मगर ये अजीब व गरीब बात है, मैं एक ख़ास तरह की शायरी, तो एक मैगज़ीन है लखनऊ में छपा हुआ मेरे कॉलेज का, उसमें लिखा हुआ है इफ्तिखार हुसैन आरिफ तालिब इल्म दर्जा हफ्तुम। तो गोया मैं जब से शेर कह रहा हूँ, लेकिन वो शायरी ऐसी है कि मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, इतनी ख़राब है वो। अब मैंने चौथी पाँचवीं गज़ल जो थी वो ये लिखी कि वही प्यास है, वही दश्त है, वही घराना है, मशकीज़े से तीर का रिश्ता बहुत पुराना है, सुबह सवेरे रन पड़ना है और घमसान का रन, रातों रात चला जाए जिसको जाना है। तो हमारे दोस्त ने फ़िक्रा लगाया कि ये लखनऊ से आया है और इसको ये तमीज़ नहीं है कि सलाम क्या होता है और गज़ल क्या होती है। मैंने सलीम अहमद साहब जाके अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की, तो उन्होंने एक फ़िक्रा कहा, यहाँ बाज़ बुज़ुर्ग ऐसे बैठे हैं जो पहुँच जाएंगे उस बात तक। उन्होंने फ़िक्रा कहा कि लोग अपनी कानी खुतरी महबूबाओं के लिए शेर कहते हुए नहीं शर्माते, तुम्हारा महबूब तो बहुत खूबसूरत है, तो तुम क्यों उलझते हो। तो उन्होंने मुझे फिर इस रास्ते पे लगा दिया। अच्छा, अब मैंने ये काम करना शुरू किया, और यानी मैंने काम किया तो अब वही वो फुरात के साहिल पर हों या किसी और किनारे पर, सारे लश्कर एक तरह के होते हैं। क्या बात। वो फुरात के साहिल पर हों या किसी और किनारे पर, सारे लश्कर एक तरह के होते हैं, सारे खंजर एक तरह के होते हैं। घोड़ों की टापों में रौंदी हुई रोशनी, जले हुए खैमों में सहमी हुई रोशनी, दरिया से मख्तल तक फैली हुई रोशनी, सारे मंजर एक तरह के होते हैं। ऐसे हर मंजर के बाद एक सन्नाटा छा जाता है, ये सन्नाटा तबलो अलम की दहशत को खा जाता है। सन्नाटा फरियाद की लय है, एहतिजाज का लहजा है, ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत पुराना किस्सा है। सब किस्सों में सब्र के तेवर एक तरह के होते हैं, सारे लश्कर एक तरह के होते हैं। अब आप ये देखिए कि मुझे ये मैंने वहाँ से पढ़ दी नज़्म, और यहाँ शायद मेरे दोस्तों में बाज़ लोगों में और एक आध नज़्म, एतजाज़ एहसन साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी, इन दोनों ने वो कहीं से नकल की। एक और नज़्म है सुकून, एक नज़्म है इसी सिलसिले की, वो पढ़ते थे उस ज़माने में। वैसे आजकल तो लगता है कि मेरे ख्याल है कि तकरीर लिखने वाला कोई है नहीं, एक ही तकरीर है। चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, चाहे लीडर हों, जी हाँ, चाहे हुकूमत के वो। इफ्तिखार साहब, गुफ्तगू जारी रहेगी थोड़ा मैं गाजी साहब की इजाज़त से, कि आप अक्सर शायद कतराते हैं ये अपनी जो आपने जिसका ज़िक्र किया अभी के दयार नूर में, तो नूरजहाँ की ज़बानी तो हमने बड़ा सुन लिया उनको, अगर आपसे कोई सुनना चाहे। जी, मैं आपकी उनकी दो बातें सुना सकता हूँ। मैडम ने जब ये गज़ल गाई तो मुझे फ़ोन किया और उन्होंने फरमाया कि इफ्तिखार साहब मैंने आपकी गज़ल गाई है और मैं वगैरह। तो मैंने उनसे कहा कि जी, तो मैं ज़्यादा उनसे मैं तो वाकिफ़ तो था ही ज़ाहिर है, लेकिन मुझे ये हैरत भी हुई मगर मुझे खुशी भी हुई कि उन्होंने मेरी गज़ल गाई। फिर उन्होंने कहा कि आप ये कह दें कि ये गज़ल उन्होंने मेरे लिए लिखी है, उसमें दयार नूर आता था। तो मैंने कहा कि मैंने तो उसमें लिखा हुआ है कि इस तरह का कोई आदमी मेरी ज़िंदगी में नहीं है। अगर कोई, मैं ज़्यादा गलत बात नहीं कर रहा, एक दौर था कि आपकी शनाख्त शायरी से ज़्यादा
एक प्रोग्राम कसौटी से वाबस्ता सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। जी गाजी साहब, आपसे शुरू करते हैं फिर इफ्तिखार। नहीं, कसौटी भाई ये उन दिनों की बात है कि जब हम मिला करते थे रेडियो पाकिस्तान में, उबैदुल्ला बेग, ये कुरैशपुर, और ये लोग कसौटी वहाँ खेला करते थे। अच्छा, एंड द इम्पैक्ट दैट इट हैड, अब जो लोग हैं उनके लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि टेलीविज़न का कोई एक प्रोग्राम इतना इस कदर तहलका मचा देगा, और चंद दिनों में ये दोनों उबैदुल्ला बेग और ऐसा इफ्तिखार आरिफ, वो जो घरों में खेल नहीं खेले जाते थे, नाम, चीज़, जगह, जानवर, और तुम ये बन जाओ मैं ये बन जाता हूँ, उसमें ये कसौटी शामिल हो गया था। घर घर में, स्कूल में, दफातर हर में जगह ये खेल खेला जाता, हर जगह लोग खेलते थे। लेकिन ये दोनों ऐसे सेलिब्रिटी बन गए थे, बिल्कुल ऐसे सेलिब्रिटी बन गए थे कि अब ये मुमकिन ही नहीं है। कसौटी से जो आगाज़ हुआ था वो दरअसल, और आज भी देखिए जिस रवानी से गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें 10 नाम ले रहे हैं बाकायदा, उनको सारे नाम, उनकी तारीखें, बस एक काम करते हैं जब ज़्यादा तवालत से बात नहीं करना होता है तो कि 4 नाम लिए हैं तो अभी 10 नाम और लेना, तो कहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ थोड़ी सी हर लिबर्टी जुमले की लूंगा बात मैं। वगैरह वगैरह, क्योंकि आगे बहुत और लंबी लिस्ट है तो कितनी बात करें। तो याददाश्त गजब की है। सिर्फ ये पूछना है कि ये कसौटी का तस्वुर जो था, ये आइडिया जो था, वो था किसका? क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं था कि आपकी याददाश्त या किसी की भी याददाश्त या मुताला, तारीख थी। लेकिन ये टीम जो बनी थी कि कौन 2 लोग होंगे जो इस तरह पूछेंगे और कुरैशपुर साहब सवाल पूछेंगे और लोग आएंगे, ये किसका आइडिया? और दोनों एक पेज पे सर, प्लान करने वालों का ये यकीन कि ये 2 शख्सियात जो भी पूछा जाएगा वो जान लेंगे, वो बूझ लेंगे। ये कॉन्फिडेंस जो है मैनेजमेंट जो थी पीटीवी की, जिसने डिसाइड किया, ये कमाल था। और इनका बैकग्राउंड था, इनकी जो इल्म था इनके पास, का एक इज़हार। असल में मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं बिल्कुल उसमें मेरी हैसियत सानवी थी बिल्कुल। असल जो आदमी थे वो उबैदुल्ला बेग थे, वो बेहद हिसाब पढ़े लिखे आदमी थे, और बज़ाहिर उन्होंने कोई बड़ी दरसगाहों में, मगर मैं समझता हूँ कि इस कदर वसअत थी और तनव्वु था उनके मुताले में कि मैं तो यानी वो तो उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं थी। उबैदुल्ला बेग साहब की तरफ इशारा करके, वो जानवरों से बहुत मोहब्बत करते थे। बहुत कम लोग ये जानते हैं, जब वो शेर शिकारियात पर जब वो लिखते थे मज़ामीन तो अपना नाम बदल लेते थे, और वो जिम जूनियर के नाम से शिकारियात पर लिखते थे। जब वो इस्लामी तारीख़ के बारे में लिखते थे तो वो तुगरिल तुर्कमान के नाम से लिखते थे। जब वो नावल के छपे तो वो हबीबुल्ला बेग के नाम से छपे। जब वो मुलाजमत करते थे सैलानी के साथ करते थे तो उबैदुल्ला बेग के। तो मगर वो हम वक्त सिवाय पढ़ने के और कोई काम नहीं था। एक काम और था जो मैं बता नहीं सकता हूँ, नहीं थी। तो अभी कसौटी का जिक्र हुआ, मैं इनसे वाक़या सुना रहा था कि जिस ज़माने में शुरू हुआ प्रोग्राम तो वो ये कहते थे कि ये जो इफ्तिखार आरिफ ये जो अंगूठी घुमाता है, इसमें कोई चीज़ लगी हुई है जिससे इसको पता चल जाता है। अच्छा, अब वो मैं अंगूठी तो असलम अज़हर साहब ने कहा था, हमें सिखाया था, जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि टीवी पे आने वाले आदमी को सबसे पहले जो काम करना चाहिए उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसके हाथ कहाँ हैं और उसको कैसे बिज़ी रखना चाहिए अपने हाथ। खैर, तो मैंने ये काम किया कि मैंने अंगूठी घुमानी शुरू किया। और मेरे ख्याल में बहुत कम शायर ऐसे हैं कि जो दुनियावी मामलात में इतने कामयाब हों और इतनी अच्छी शायरी करें, और कोई है ऐसी? मैं जब टीवी से रायदा हुआ तो मुझे एक टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि इफ्तिखार आरिफ साहब आप कोई मुलाजमत न कीजिएगा अभी, और आगा हसन आबदी साहब जो हैं वो आपसे किसी वक्त आप आइएगा। तो मेरी आगा साहब से मुलाकात हुई और आगा साहब का जो
यानी मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैंने उस तरह का आदमी और नहीं देखा, यानी मुंतज़िम और शाइस्ता और महज़ब और मुख्तलिफ। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने ये लगा हुआ मेला जो टीवी का है ये क्यों छोड़ा? तो मैंने कहा कि मैं असल में मैंने कभी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला अक्ल की रोशनी में नहीं किया। जो मेरा दिल कहता है बस मैं वो करता हूँ। तो मेरा दिल ये कहता है कि अब मैं टीवी में काम नहीं करूँगा और मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा और मैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि आपकी कमज़ोरी क्या है? मैंने कहा ये मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जैसे मैं फ़ैसला दिल से करता हूँ और ये, और दूसरे ये कि मुझे आदाद शुमार से नफ़रत है। बिल्कुल मुझे कुछ आदाद शुमार की समझ नहीं और आज भी मुझे समझ नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा बस अब हमारा आपका साथ रहेगा। और उन्होंने, मैं जब बाहर निकला तो उन्होंने मेरे लिए एक मैंने गाड़ी का बंदोबस्त किया हुआ था उनके सेक्रेटरी ने, यानी कोई मैं आधे घंटे उनके पास बैठा हूँगा। बीच में वो उठे तो मुझे नहीं मालूम था काहे के लिए उठे, और लेकिन जब मैं बाहर गया तो मुझे अभी मुझे नहीं मालूम, मेरे साथी हो गए थे बाद में, अफजल नाम है उनका, मोहम्मद अफजल, वो उनके यहाँ पर। आप जिस गाड़ी का जिक्र कर रही थी कि आपको वहाँ मिल गई थी घूमने फिरने के लिए, मेरे ख्याल उन गाड़ियों का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ जो इफ्तिखार साहब बयान कर रहे हैं। रहमतुल्लाह बेग साहब के बहुत सारे नामों का आपने जिक्र किया, मुख्तलिफ नाम थे, और मेहताब राजदी साहिबा का भी आपने असली नाम बताया, बद्र था, ये शायद लोगों को ना पता हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कुरैश फूड साहब का नाम असली था? यहाँ दो बातें ज़रूरी हैं, एक तो उसके मातहत अच्छे हों और दूसरे ये कि उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो बेहतर हो। जंग ग्रुप निकालते हैं ना कैसा होगा अगले साल के लिए, तो उसके कवर पे हमने इसी को इस्तेमाल किया था। देखिए इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है और जाना जाता है। तो इन लोगों के अंदर जो दरवेशी है